नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं सूर्या त्रिपाठी और आप देख रहे हैं भारत विशेष। और भारत विशेष में आज बात करेंगे जल रहा बांग्लादेश। बांग्लादेश का संकट गहराता जा रहा है। छात्र युवा नेता की मौत के बाद एक बार फिर से हिंसा भड़क गई है। हादी की मौत, अल्पसंख्यक हिंदू की बर्बरतापूर्वक हत्या, राजनीतिक अस्थिरता के साथ ही गंभीर चुनौतियां सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती है। बांग्लादेश में जारी भारी उथल पुथल के बीच सबसे बड़ा सवाल अभी है कि क्या अंतरिम सरकार शांति बहाल कर पाएगी। ये बेहद महत्वपूर्ण सवाल है। बांग्लादेश के बिगड़ते हालात और जनता के संघर्ष के बीच ये सवाल और भी गंभीर हो गया है। यूनूस सरकार, विरोधी लीडरों और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के बीच आवाम में बढ़ रहे आक्रोश पर इस रिपोर्ट को आप देखिए। छात्र नेता का शव पहुंचने से बवाल। हादी की मौत ने फिर जलाया बांग्लादेश। लोगों में आक्रोश, उग्र प्रदर्शन। पूर्व शिक्षा मंत्री का घर फूंका। यूनूस सरकार की नाकामी। बांग्लादेश में हालात बेकाबू। दर्शक देखছেন যে এই মুহূর্তে हिंसा अराजकता का दौर। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार प्रमुख मोहम्मद यूनुस की ढुलमुल नीति, कट्टरपंथियों को बढ़ावा देने और सामाजिक, आर्थिक और मजहबी जैसे मुद्दों पर नाकामी के चलते मुल्क की हालत खराब है। भीड़ तंत्र को कंट्रोल करने में यूनुस सरकार पूरी तरह से नाकाम हो रही है और ये इसी का नतीजा है कि बांग्लादेश में हर तरफ अराजकता है। लोगों में जबरदस्त आक्रोश है और लगातार सड़कों पर उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं और हिंसा का दौर थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। मोहम्मद यूनुस के लीडरशिप में हालात में सुधार होने के बजाय लगातार बिगड़ती जा रही है। मौजूदा दौर में बांग्लादेश एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है जहां लोकतंत्र की बहाली के वादे भीड़ की हिंसा और प्रशासनिक नाकामी के नीचे दबते नजर आ रहे हैं। बांग्लादेश में हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है और हालात पूरी तरह से बेकाबू हैं। सरतन से जुदा का नारा ये पाकिस्तान से प्रमोट होकर के भारत में आया और मैं तो इसको कई सालों से बराबर अपने मजहबी जलसे हों, जुलूस हों या जुमे के दिन नमाज जुमा का खुतबा हो, उसमें बराबर हम अपने नौजवानों से ये कहते हैं कि सरतन से जुदा का नारा न लगाएं, इसलिए कि इस नारे में हिंसक पहलू झलकता है और पैगंबर इस्लाम से निस्बत रखने वाली कोई भी चीज़ हो, चाहे नारा हो, स्लोगन हो, कुछ भी हो, उसमें प्यार झलकना चाहिए। क्योंकि उन्होंने प्यार और मोहब्बत का पैगाम दिया, अमन और शांति के पैगाम दिया। उन्होंने हिंसा का पैगाम नहीं दिया और न इस तरफ उन्होंने कभी कोई इशारा किया। बांग्लादेश में शेख हसीना के मुखर विरोधी लीडर उस्मान हादी की मौत के बाद हिंसा का दौर शुरू हुआ। हादी की मौत के बाद ढाका सहित कई दूसरे शहरों में हिंसा भड़क उठी। प्रदर्शन इतना उग्र था और लोगों का गुस्सा इस कदर भड़का कि प्रदर्शनकारियों ने पूर्व शिक्षा मंत्री मोहिबुल हसन चौधरी के घर को खाक कर दिया।
देखिए, बांग्लादेश में जो फिलहाल हो रहा है वो ओवरऑल तो एक दर्शाता है कि बांग्लादेश के अंदर जो मुस्लिम लीनिंग एलिमेंट्स हैं, मुस्लिम लीनिंग पब्लिक ओपिनियन बढ़ गया है। अवामी लीग जो प्रोपोगेट करती थी, जिसके लिए खड़ी थी सेकुलर बांग्लादेश, उससे हट करके अब बांग्लादेश की मेजॉरिटी, शायद मेजॉरिटी ओपिनियन इस तरफ जा रहा है कि बांग्लादेश को हमें एक इस्लामिक देश बनाना है। ठीक है, बनाएं इस्लामिक, बट प्रॉब्लम यह है कि उस इस्लामिक देश के साथ जो फ्रिंज एलिमेंट्स होते हैं, जो कट्टर होते हैं, जो वायलेंस लेते हैं, जो गोली बारूद का इस्तेमाल करते हैं, उनको भी बढ़ावा मिल रहा है। और इन सब के बीच एंटी इंडिया सेंटीमेंट बढ़ाई जा रही है। और एंटी इंडिया सेंटीमेंट बढ़ाई जा रही है, अभी से नहीं, बहुत वर्षों से बढ़ाई जा रही है बांग्लादेश के अंदर ऑपोजिशन द्वारा, क्योंकि वो ब्लेम करते हैं भारत को कि भारत ने शेख हसीना को सपोर्ट किया, तभी शेख हसीना ने हमारे देश के अंदर हमारे खिलाफ जो भी कार्रवाई करी है। और शेख हसीना ने करी है, अपनी ऑपोजिशन को किडनैपिंग्स, मर्डर वगैरह करे हैं। पर ये तो बांग्लादेश की चलन है पॉलिटिक्स का। जब खालिदा जिया दूसरी पार्टी की प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने शेख हसीना की पार्टी को लोगों को किडनैप करवाया, मरवाया। शेख हसीना के ऊपर खुद ग्रेनेड अटैक हुए थे। तो जब शेख हसीना सत्ता में आई, उन्होंने वापस वैसा ही करा। तो ये बांग्लादेश की इंटरनल पॉलिटिक्स का रिदम है। हर तरफ आग की लपटें उठ रही हैं और यूनुस सरकार तमाशाबीन बनी हुई है। हादी की मौत की खबर के बाद ढाका यूनिवर्सिटी कैंपस के पास शाहबाग स्क्वायर पर भारी संख्या में लोग जमा हुए और जमकर नारेबाजी की। देश के दूसरे हिस्सों में भी इस तरह से विरोध प्रदर्शन हुए। अंतरिम सरकार ने हादी के सम्मान में आज के दिन को राजकीय शोक दिवस घोषित किया है। इस बीच ढाका में कथित तौर पर धर्म को अपमानने की आड़ में एक हिंदू युवक को बर्बरतापूर्वक हत्या ने आग में घी डालने का काम किया है। युवक के शव को नंगा करके एक पेड़ से लटकाकर आग लगा दी गई। युवक का नाम दीपू चंद्र था और वह पुलिस की सुरक्षा में था। ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि पुलिस की सुरक्षा में होने के बावजूद उसकी हत्या कैसे हो गई। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें लोग मजहबी नारे लगा रहे हैं। दीपू चंद्र दास मेमन सिंह के भालुका की एक फैक्ट्री में काम करते थे। एक दिन एक मुस्लिम सहकर्मी किसी छोटी बात पे उन्हें सजा देना चाहता था, इसलिए उसने भीड़ के बीच ऐलान कर दिया कि दीपू ने पैगंबर के बारे में अपमानजनक बातें की। कि इस नारे का कुरान शरीफ से या हदीस शरीफ से कहीं कोई इसका लगाव, जुड़ाव, वाबस्तगी नहीं है। ये तो ऐसा है कि जैसे एक आदेश देना, और आदेश देना और उस पर अमल करना, भड़काना, उकसाना या हिंसक वारदात अंजाम देना, ये तमाम चीजें जो हैं वो नाजायज हैं सरासर और पैगंबर इस्लाम की शिक्षा के खिलाफ हैं। बांग्लादेश दीपू चंद्र की हत्या को देश में सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने वाला बताया गया है और कई संगठनों ने इसका जमकर विरोध दर्ज किया है। बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई यूनिटी काउंसिल ने इसे जघन्य अपराध करार देते हुए दोषियों को फौरन गिरफ्तारी की मांग की है। ढाका शहर हो या कुमिल्ला हो या और दूसरे शहर हो, हर जगह तोड़-फोड़, आगजनी और अल्पसंख्यकों के घरों को नजर आतिश करना, ये तमाम हंगामा आराई हो रही है। और ये तमाम जो हंगामा आराई है, इसके पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है। खुफिया एजेंसी के आलाकार बांग्लादेश के मुस्लिम संगठन हो चुके हैं और बांग्लादेश के मुस्लिम संगठन ये कट्टरपंथी विचारधारा के लोग हैं। इन्होंने पहले शेख हसीना का तख्ता पलटा और मोहम्मद यूनुस को लेकर के आए, अब ये मोहम्मद यूनुस का तख्ता पलटना चाहते हैं। बहुत ही अफसोसनाक बात यह है कि वहां एक अल्पसंख्यक की मॉब लिंचिंग की गई। भारत का मुसलमान इन तमाम हालात को लेकर के चिंतित है, मजम्मत करता है। मैं भारत सरकार से और खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुतालबा करता हूं कि वो बांग्लादेश के मामलात में मुदाखलत करें, हस्तक्षेप करें, ताकि वहां पर हो रहे अल्पसंख्यकों पर जुल्म ज्यादती रोकी जा सके। बेकाबू होते हालात को देखते हुए यूनुस सरकार ने बयान जारी कर दिया है और कहा है कि नए बांग्लादेश में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है और इस अपराध के दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी।
यूनुस सरकार ने मामले को ठंडा करने के लिए एक बयान जारी करके अपना पल्ला झाड़ लिया, लेकिन सरकार की विफलता की हर तरफ निंदा हो रही है। बांग्लादेश में लगातार विरोधियों के साथ ही अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है और यूनुस सरकार पर इसको लेकर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। हम लोग को फोर्स मत कीजिए। हमारा नोटिस में अभी तक कोई बीचेस नहीं है, हमारा अभी तक कोई बीचेस नहीं है। सो अगर आप लोग नोटिस को ध्यान आप लोग रखते हैं तो हम लोग भी नोटिस में एक बीच बनाना पड़ेगा। ये हम लोग मजबूरी मत करिए। हम लोग वो बीच का नाम रखेगा ग्रेटर पिपरालैंड बीच नाम रखेगा। हम लोग आने वाले दिनों में आज नहीं तो कल नहीं तो कभी ना कभी तो हो जाएगा, अगर रोज ऐसा होते ही जा रहे हैं तो, क्योंकि हम छोड़ने वाले में नहीं है। बिकॉज वी आर द रेस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया, वी आर द रेस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ स्टेट। बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शन। बांग्लादेश में हिंसा की आग भड़की हुई है, हर तरफ उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं। लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर है। शरीफ उस्मान हादी इंकलाब मंच के प्रवक्ता थे, जिन्हें पिछले शुक्रवार को राजधानी ढाका में गोली मार दी गई। सिंगापुर में इलाज के दौरान हुई मौत की पुष्टि होने के बाद से राजधानी ढाका समेत कई शहरों में भीषण हिंसक प्रदर्शन भड़क उठा है। अवामी लीग के दफ्तरों को निशाना बनाया गया है। ढाका की सड़कों पर देर रात तक नारेबाजी, आगजनी और तोड़फोड़ जारी है। देश भर में दहशत का माहौल बन गया है। चटगांव में कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन हुए। भारतीय सहायक उच्चायुक्त के आवास के सामने बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। हाई कमीशन पर ईंटें फेंकी गई। सांस्कृतिक संगठन को भी आग के हवाले कर दिया गया। कई जिलों में भारी आगजनी हुई। न्यूज चैनल के दफ्तर को आग के हवाले कर दिया गया, जला डाला गया है। हिंसक भीड़ ने ढाका के धनमंडी 32 में फिर से आग लगा दी और तोड़फोड़ की। सोशल मीडिया पर राजनयिक मिशनों के पास पथराव के वीडियो सामने आए। कुछ प्रदर्शनकारियों ने अंतरिम सरकार के बजाय क्रांतिकारी सरकार की मांग भी रखी। हालात इस तरह से बिगड़े हुए हैं कि मीडिया के लिए भी मुश्किलें पैदा हो रही हैं। मीडिया संस्थानों को भी निशाना बनाया जा रहा है। ऐसे में बांग्लादेश के अंदर जिस तरह के माहौल बन रहे हैं, मॉब सड़कों पे उतर रहे हैं, अखबारों को जलाया जा रहा है, अखबारों के दफ्तरों को, एडिटर्स को, जर्नलिस्ट को, ये सब एक तरह की अनार्की की तरफ जाता दिखता है देश। तो ऐसे में चांस ये भी है, संभावना है कि देश में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दें तो यूनुस शायद कुछ टाइम और चल जाए, या बांग्लादेश की आर्मी कोई कदम उठाए। आप ये देखिए, बांग्लादेश की आर्मी अभी तक कोई सामने नहीं आई है। जो भी देश में हो रहा है। बांग्लादेश की आर्मी एक तरह से पीछे खड़ी है। जो भी ये हिंसा हो रही है उसे पुलिस जाके कुछ कर रही है या आर्मी कुछ करा दे रही है, पर इफेक्टिव नहीं दिख रहे हैं। तो या तो बांग्लादेश की आर्मी को कुछ इफेक्टिव रोल प्ले करना पड़ेगा, और अगर वो इफेक्टिव रोल प्ले करेगी तो फिर इलेक्शन होंगी या नहीं होंगी, यूनुस ही रहेंगे। तो ये सारी चीजें आई थिंक अभी बहुत ही वेरिएबल और ओपन टू क्वेश्चन है फिलहाल। रिपोर्ट के मुताबिक प्रोथोम आलो और डेली स्टार के ऑफिस वाली बिल्डिंग में कई लोग फंसे हुए हैं। प्रदर्शनकारियों ने पहले इन ऑफिसों में तोड़फोड़ की और फिर उनमें आग लगा दी। आरोप है कि बिल्डिंग के बाहर सैनिक और पैरामिलिट्री बॉर्डर गार्ड की तैनाती के बावजूद हालत खराब है। प्रदर्शनकारियों के खिलाफ वो कार्रवाई करने के बजाय खामोश हैं। सुरक्षा अधिकारियों के मुताबिक उन्होंने लोगों से शांति बनाने की अपील की थी, लेकिन प्रदर्शनकारी रुके नहीं। मीडिया संस्थानों ने ढाका में हिंसा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं और प्रेस पर हमले को लेकर चिंता व्यक्त की है। प्रदर्शनकारियों के उबाल को देखते हुए बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के जवानों को अहम ठिकानों पर तैनात किया गया है। इसमें एयरपोर्ट, करवन बाजार और होटल, इंटरकॉन्टिनेंटल समेत कई दूसरे इलाके शामिल हैं। ढाका में भारी ट्रैफिक और हिंसा की आशंका जताई गई है। इनकिलाब मंच ने अपने समर्थकों से अपील की है कि वे संगठन के बाहर से आने वाले किसी भी निर्दोष के उकसावे में न आए। संगठन ने कहा कि न्याय की मांग को लेकर नारेबाजी जारी रहेगी। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली सरकार आवाम को भरोसे को जीतने और कानून व्यवस्था को कायम करने में पूरी तरह से नाकाम रही है। हालांकि यूनुस सरकार इन चुनौतियों से निपटने का दावा भी करती रही, लेकिन बांग्लादेश के हालात इसके उलट हैं। बांग्लादेश में सुरक्षा व्यवस्था दम तोड़ती नजर आ रही है।
इस रिपोर्ट को आप देखिए। बांग्लादेश में गहराता संकट। बांग्लादेश में हालत विकट बनी हुई है। पूर्व मंत्री के घर को आग में झोंका जाना, मीडिया के काम में रुकावट पैदा करने जैसे हालात पैदा होने का सीधा सा मतलब यह है कि बांग्लादेश की सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से दम तोड़ती नजर आ रही है। बांग्लादेश में रहने वाले अल्पसंख्यकों यानी हिंदू और राजनीतिक विरोधियों के लिए ये खतरनाक स्थिति बनती जा रही है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या यूनुस सरकार जानबूझकर ऐसा कर रही है और ऐसा बुरा माहौल बना रही है, या ये महज एक विफलता भर है। 5 अगस्त 2024 को देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों के दौरान राजनीतिक दबाव और बिगड़ती कानून व्यवस्था के बीच प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया और देश छोड़ दिया। बांग्लादेश की इस राजनीतिक घटनाक्रम के बाद सत्ता परिवर्तन के बाद अवामी लीग के कई नेताओं का विरोध का सामना करना पड़ा और राजनीतिक परिदृश्य में अनिश्चितता आ गई। शांति और स्थिरता बहाल करने के मकसद से मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया। इस सरकार का मुख्य कार्य एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना था, लेकिन हालात में सुधार दर्ज होने का कोई नाम ही नहीं ले रहा है। इसके साथ ही यूनुस भी कुर्सी से चिपके रहने के लिए चुनाव को लंबे वक्त के लिए टालने के मूड में है। बांग्लादेश में मौजूदा हिंसा को बढ़ावा देने की वजह भी यही रही। बांग्लादेश के पूर्व मंत्री मोहिबुल हसन चौधरी ने आरोप लगाया है कि यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार एक सोची समझी रणनीति के तहत देश में अराजकता फैला रही है ताकि चुनावों को अनिश्चित काल के लिए टाला जा सके। देखिए, यूनुस चुनाव को लेकर के जब से इनको एडवाइजर अपॉइंट किया गया तब से इनका यह कहना था कि बांग्लादेश में हमें मीडिया रिफॉर्म चाहिए, जुडिशियल रिफॉर्म चाहिए, इलेक्टोरल रिफॉर्म चाहिए, नई इलेक्शन लिस्ट बनेंगी इत्यादि इत्यादि, और तब हम इलेक्शंस कराएंगे। तो उसने एक तरह से जो लॉन्ड्री लिस्ट बना दी थी रिफॉर्म्स की, वो तो अगले 5-10 वर्षों में नहीं हो पाते, तो इसका मतलब इलेक्शन होनी नहीं थी तब भी। परंतु प्रेशर है इलेक्शन का, क्योंकि देखिए जो पार्टीज पॉलिटिकल पार्टीज थी, खासकर अवामी लीग की जो ऑपोजिशन में थी, बीएनपी थी, बीएनपी सत्ता में आना चाहती है, सत्ता का सुख भोगना चाहती है या देश को अपने हिसाब से ले जाना चाहती है। जमात जो पॉलिटिकल पार्टी है वो चाहती है। स्टूडेंट्स का जो रेबेलियन कहें या रेवोल्यूशन कहें, उन्होंने वो अपनी पार्टी बना ली है, सीएनपी, सिटीजन्स नेशनल पार्टी, नेशनलिस्ट पार्टी, वो चाहते हैं। तो इन सब के बीच में और दुनिया से भी प्रेशर है एक तरह से कि भाई डेमोक्रेसी है तो इलेक्शन करवाओ। तो इन सब प्रेशर्स के अंदर यूनुस इस इलेक्शन के लिए एग्री हुए या इलेक्शन की तरफ बांग्लादेश जा रहा है जनवरी या फरवरी में। आरोप के मुताबिक यूनुस सरकार कानून और व्यवस्था को दुरुस्त करने के बजाय उसे कमजोर कर रही है ताकि इस तरह का माहौल कायम हो कि चुनाव कराने की बात से हो ही नहीं। आवाम के साथ ही राजनीतिक दलों को भी उलझा कर रखना इसका मकसद है। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के अंतरिम सरकार प्रमुख बनने के बाद से कट्टरपंथियों का हौसला बुलंद हुआ है। सत्ता में बने रहने के लिए जिहादी लोगों को आगे रखकर उसे टूल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये पहला मौका नहीं है जब मुल्क को अंधेरे में धकेलने का यूनुस सरकार पर आरोप लगा हो। इससे पहले भी वो विरोधी दलों के निशाने पर रहे हैं और इस बार की भड़की हिंसा को भी इसी नजरिए से देखा जा रहा है। सत्ता का लालच मोहम्मद यूनुस पर हावी है। बांग्लादेश में कानून व्यवस्था बनाए रखना इसके लिए एक चुनौती है। यही वजह है कि बांग्लादेश आग में जल रहा है। बांग्लादेश में सुलगती आग। बांग्लादेश में विरोधियों और विद्रोहियों को एक एक करके कुचला जा रहा है। उस्मान हादी को कट्टरपंथी करार देकर उनकी हत्या कर दी जाती है। अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है और भारत विरोधी मुहिम को हवा दी जा रही है। विरोध प्रदर्शनों को शांत करने के बजाय उसे उकसाया जा रहा है और लोगों को हितों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। कट्टरपंथियों को बढ़ावा देने का ही ये नतीजा है कि बांग्लादेश में हिंसा की आग थम ही नहीं रही है। पूर्व मंत्री मोहिबुल हसन चौधरी का ये आरोप इस लिहाज से बेहद अहम है, जिसमें उन्होंने कहा कि उस्मान हादी की मौत का भारतीय उच्चायोग के सामने भीड़ को जानबूझकर उकसाया गया ताकि भारतीय दूतावास को बंद कराया जा सके, नई दिल्ली से तीखी प्रक्रिया ली जा सके। ये सब भारत को उकसाने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विवाद पैदा करने के लिए किया जा रहा है।
बांग्लादेश में बढ़ती कट्टरपंथी ताकतों और भारत विरोधी भावनाओं ने नई दिल्ली की चिंताएं बढ़ा दी हैं। भारतीय मिशनों पर हमले और सुरक्षा चिंताओं के कारण वीजा सेवाओं को अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा है। भारत ने यूनुस सरकार से अपने राजनयिक मिशनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कहा है। बांग्लादेश की बिगड़ती दशा महज राजनीतिक ही नहीं है, देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है। कूटनीतिक रिश्तों में दरार पैदा हो रही है और आंतरिक सुरक्षा सबसे बड़ा मसला बना हुआ है। राजनीतिक और प्रशासनिक संतुलन में कमी के चलते संकट गहराते जा रहे हैं। बांग्लादेश एक ऐतिहासिक संक्रमण काल से गुजर रहा है। हालांकि सत्ता परिवर्तन के महीनों बाद भी दिसंबर 2025 आखिर तक देश में हिंसा की लहरें पूरी तरह से शांत नहीं हुई हैं। बांग्लादेश के मौजूदा हालात के लिए मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ही जिम्मेदार है। कट्टरपंथी को बढ़ावा देने का ही नतीजा है कि हालात सुधरने के बजाय बिगड़ते जा रहे हैं। यूनुस की नीतियां और उनकी कार्यप्रणाली को लेकर हमेशा से ही सवाल उठते रहे हैं और उन पर चुनाव कराने का दबाव भी बढ़ता रहा है, लेकिन मोहम्मद यूनुस इसे लगातार टालते रहे हैं। चुनाव के करीब आने के कारण पहले बांग्लादेश में फैली हिंसा इस बात की तरफ इशारा है कि वो राजनीतिक दलों के साथ ही आवाम को भी उलझाकर रखना चाहिए। फिलहाल भारत विशेष में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।